कुछ डिस्कस करना चाह रही थी ऑन द कोविड पैंडेमिक विच इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। हमने देखा है कि एक अजीब सी महामारी जो कुछ लोगों ने तो अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है, जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। अब तक इसके कम से कम 54 लाख पेशेंट लोग इससे अफेक्ट हो चुके हैं। 3,43,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। ऑफ कोर्स उसमें से रिकवर भी हुए हैं, 22 लाख पेशेंट्स उसमें से रिकवर भी हुए हैं। इंडिया में अब तक 1,31,000 लोग अफेक्ट हो चुके हैं, उसमें से 3,861 डेथ हुई है एंड 54,000 हैव आल्सो रिकवर्ड। बट what I wanted was that we should know what exactly it is. एक नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसा जिसको हम लोग बोलते हैं कि फ्लू इलनेस है, बट इट इज मोर डेंजरस एंड ज्यादा कंटेजियस है। कंटेजियस मतलब फैलती ज्यादा है। ये खराब इसलिए भी है क्योंकि ये एक नई बीमारी है जिसके इलाज के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है। जो थोड़ी सी स्टडीज अवेलेबल हैं वो महीना 2 महीने की स्टडीज अवेलेबल हैं, और अब तक हम लोगों के पास में, दुनिया में किसी के पास में भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम लोगों को प्रिकॉशन लेना इसके प्रति बहुत जरूरी हो जाता है। क्या सिम्टम्स होते हैं? कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो होता है फीवर, खांसी, थकान, कभी कभी हाथ पैरों में दर्द, डायरिया भी होता है, आंखों में कंजक्टिवाइटिस जलन भी होती है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल होता है, स्किन पे रैशेस आते हैं। कुछ सीरियस सिम्टम्स क्या होते हैं? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट। होती कैसे है ये बीमारी? कुछ तो डायरेक्ट कांटेक्ट से होती है कि अगर हम एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के करीब 1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं और वो व्यक्ति अगर हमारे फेस पे खांसता है या छींकता है तो उससे ये हमारे को बीमारी फैलती है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलती है। क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो थोड़ी देर के लिए हवा में घूमते हैं, जिनको हम लोग एरोसोल्स बोलते हैं। ये एरोसोल्स कभी कभी कपड़े पे या किसी भी टेबल पे या वुड पे या मेटल के ऊपर ये ठहर जाते हैं और उसमें वायरस सर्वाइव करता है। और अगर उसको हम टच करके एंड देन वो टच हम हमारी आंखों तक, नाक तक या मुंह तक लेके जाते हैं तो ट्रांसमिशन होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिन होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज है कि जरूरी नहीं है कि आपको अफेक्टेड व्यक्ति खांसता हुआ या छींकता हुआ ही मिलेगा। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी होते हैं, मतलब एक व्यक्ति जिसको खुद को कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो डिजीज ट्रांसमिट करने के काबिल होता है। सो इसका हम लोगों को बहुत ध्यान रखता है। हम लोगों को क्या लगता है, अरे सामने वाले को तो कोई खांसी नहीं, हम इसके पास में बैठ सकते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी होते हैं। हो सकता है हमारे ही घर का व्यक्ति कोई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो और वो हमें अफेक्ट कर जाए। सो इसके ऊपर गौर करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कौन लोग रिस्क पे होते हैं? वो लोग जो इंटरनेशनल ट्रैवल करके आए हैं, वो तो खैर मैटर खत्म हो गया क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल ही बंद है। लेकिन वो लोग जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे अभी भी रेड जोन्स हैं और विद इन 14 डेज अगर वो ट्रैवल करके आए हैं, अगर कोई फैमिली मेंबर जो कि कोविड पॉजिटिव है, या हमारे घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, या उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज या डायबिटीज या ब्रोंकियल एस्मा या ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकिटिस, तो इन लोगों का, जो हाई रिस्क लोग हैं, इनका ध्यान रखना जरूरी है। जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं वो भी कुछ हद तक हाई रिस्क होती हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारी इम्यूनिटी थोड़ी रिड्यूस होती है। वो बात अलग है कि हम लोग, प्रेग्नेंट महिला जो है वो एक नॉर्मल महिला की तरह ही अफेक्ट होएगी, लेकिन प्रेग्नेंट महिला थोड़ा सा इम्यूनिटी कम होने की वजह से जल्दी अफेक्ट हो जाएगी। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहला अहम मुद्दा जो कि सब लोग बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री एंड हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सब लोग बोल रहे हैं कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। हम लोगों को एक गैदरिंग में नहीं इकट्ठा होना, कोई मेले में नहीं जाना, कोई रिलीजियस प्लेस में नहीं जाना, कोई भजन कीर्तन में नहीं जाना है। कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस, 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस पब्लिक प्लेस में हम लोगों को बना के रखना है। अगर हम कुछ खरीदने गए हैं, दुकान पे गए हैं, तो हमको कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखना है लोगों से, पर्टिकुलरली उन लोगों से जिनको खांसी हो रही है, छींक रहे हैं या फीवर है। बहुत अच्छा होगा अगर हम घर में रहें। प्रेग्नेंट महिला तो घर में रहे तो सबसे अच्छा बात है। हैंडशेक नहीं करना है, हाथ जोड़ के नमस्कार करना है।
कुछ भी चीज को, जैसे हम टेबल को छूते हैं, दीवार को छूते हैं, मान लो कहीं हॉस्पिटल आए, डॉक्टर को दिखाने आए, वहां पे हमको कुछ भी इधर उधर चीजें नहीं छूनी है, हमको हमारे पास में ही हमारे हाथ रख रहे हैं, और वो भी हाथ हमको अगर छू भी लिया है तो उन हाथों को हमारे को मुंह पे, नाक पे और आंखों पे लेके नहीं जाने का है। हमको हमारी हाइजीन रखनी है, अच्छे से रखनी है। क्या करना है? हाथों को साबुन पानी से धोना है। मैं अभी आपको बताती हूँ, हाथ धोने का तरीका भी आपको बताती हूँ। किसी से अगर हम मिलके आए, किसी बीमार से मिलके आए, अपना मुंह हाथ अच्छे से धो लें। खाना बनाने से पहले अपने हाथ मुंह जरूर से धो लें। बच्चे को खाना खिलाने से पहले धो लें। टॉयलेट यूज करने के बाद में जरूर से हाथ मुंह धो लें। अगर हमें छींकें आ रही हैं या खांसी आ रही है तो हम एक रुमाल के अंदर छींकें। हम अपने, जैसे कई बार नहीं होता छींकते ऐसे करके हाथ रख लेते हैं, वो नहीं रखना है। हमें हमारी एल्बो के अंदर छींकना है। तो ये चीज, इन चीजों का हमको ध्यान बहुत जरूरी से रखना होगा। हमको थूकना नहीं है पब्लिक प्लेसेस पे, इवन घर में हमें चिल्लाना नहीं है। चिल्लाएंगे तो ज्यादा एरोसोल प्रोडक्शन होगा। हमें थूकना नहीं है, हमें हमारी आंखों को नहीं छूना है, हमको बाहर की चीजों को नहीं छूना है। हाथ धोने के लिए अपना हाथ में साबुन लीजिए, बहते हुए पानी के अंदर पहले हाथों को मलना है, फिंगर्स के बीच में वॉश करना है, फिंगर टिप्स को वॉश करना है, अंगूठे, दोनों अंगूठों को धोना है पूरी तरह से, एंड देन ये हमारी रिस्ट के हाथ वाला जो हिस्सा है इसको वॉश करना है। वॉश करके फिर नल के नीचे लेके जाना है। सो कम से कम 20 सेकंड तक हाथ का पूरा हिस्सा अपना अच्छे से वॉश होना चाहिए। पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट महिलाएं इस हैंड वॉशिंग टेक्निक के ऊपर जरूर से ध्यान दें। अब हम लोग मास्क लगाने के लिए भी बोल रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल आते हैं तो लगाना ही लगाना है, लेकिन पब्लिक प्लेस में भी जाते हैं तो मास्क लगाना है। अब मास्क लगाने का भी क्या तरीका होता है? पहले आप अपने हाथ धो लें साबुन से, उसके बाद में अपने को मास्क को उठाना है। मास्क को उठाने का तरीका ये होता है कि साइड से उठाना है, कभी भी बीच से टच नहीं करना है। मास्क को उठा के हमारी नोज कवर होनी चाहिए एंड देन हमारे कान के पीछे जाना चाहिए। यहाँ पे हम इस मास्क को यहाँ पे नोज के यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं, और हमारा ये हिस्सा, थोड़ी का हिस्सा भी हमारा कवर होना चाहिए। ये अपने को क्लियर समझना है। ये मैंने सर्जिकल मास्क के बारे में बताया। मैं आपको, अच्छा, जब हम मास्क उतार रहे हैं तो हमें ऐसे नहीं उतारना है, हमें मास्क पे हाथ नहीं लगाना है, हमारे को मास्क को भी हमको ये कान के हिस्से से निकालने का। ये मैंने सर्जिकल मास्क के बारे में बताया। मैं एक बार आपको हाथ से बना हुआ कॉटन मास्क के बारे में भी बताना चाहूंगी कि जैसे ये हमने हमारी नाक पे लगाया, इसको यहाँ पे बांधा अच्छे से टाइट, एंड देन ये जो नीचे वाला बैंड है इसको हमें और ऊपर करके बांधना है, सो दैट हमारा ये थोड़ी का हिस्सा अच्छे से कवर हो जाए, हमारी नाक बन जाए। क्या होता है, लोग बाग इसको गर्दन के नीचे ऐसे बांध देते हैं, वो ढीला रहता है, यहाँ से सब हवा घुसती रहती है, वो नहीं होना है। ये जो मास्क है इसको ऐसे ऊपर ले जाके और क्लियर कट बांधना है। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि पब्लिक प्लेस में हम गए हैं या हम हमारे घर में हैं तो हम ये कॉटन वाला मास्क पहन सकते हैं, लेकिन अगर हम हॉस्पिटल आए हैं तो मेरा ये कहना है कि सर्जिकल मास्क पहनना जरूरी है, बिकॉज हॉस्पिटल में हर तरह के मरीज हैं। कोई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर आपके साथ में कॉरिडोर में बैठा हुआ तो फिर अपन क्या करेंगे? तो बेहतर होगा कि आप हॉस्पिटल में, ज्यादातर लोगों के पास में सर्जिकल मास्क शॉप्स पे अवेलेबल हैं, आप वो यूज करें। अच्छा, एक बार मास्क आपने यूज किया, आप हॉस्पिटल से वापस से जा रहे हैं तो उसको डिस्पोज कैसे करेंगे? मास्क ऐसे इधर उधर फेंकना नहीं है, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए खराब हो जाएगा। मास्क को या तो हम एक पीली बाल्टी में, हॉस्पिटल में एक अलग डिस्पोजल पीली बाल्टी, पीला उसका डस्टबिन है, उसके अंदर आप डिस्पोज करके जाइए और अपना कॉटन का मास्क अपना लगा के घर जाइए। या फिर आप अगर घर जाते हैं तो एक एनवलप में या न्यूज़पेपर में रैप करके फिर उसको आप डस्टबिन के अंदर डालें। कॉटन से जो बना हुआ मास्क है, कपड़े का बना हुआ जो मास्क है, उसको तो आप साबुन से धो के और अच्छे से धूप में सुखा देंगे, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो सर्जिकल मास्क है वो धुल नहीं सकता, उसका डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको हम कहीं तो भी एनवायरनमेंट में इधर उधर नहीं डाल सकते क्योंकि वो दूसरे के लिए खतरा बन सकता है। तो मास्क पहनना, हाथ धोए पहले, उसके बाद मास्क पहने। मास्क के साथ में खेलना नहीं है। मैं मरीज आते हैं तो मैं पता क्या करते हैं, मरीज वो क्या करते हैं, ऐसे करके नीचे करते हैं और फिर बात करते हैं। नहीं, सुनाई दे रहा है, मैं अगर बोल रही हूं तो मास्क लगे में भी आपको मेरा बातें सुनाई दे रही है। अच्छा, क्या होता है, बार बार ऐसे करेंगे। सबसे ज्यादा खराब तो ये मास्क का एरिया है,
आगे वाला हिस्सा, इसको आगे से हमें किसी भी हालत में नहीं छूना है, हमें यहां से ही छूना है, ये आप लोग क्लियर समझ लीजिए। अगर आप उसको आगे से छुएंगे तो ना चाहते हुए भी अपने को इन्फेक्शन हो सकता है, ये आप क्लियरली ध्यान रखिए। देन ये डिस्पोज ऑफ करने का भी तरीका मैंने बताया कि या तो उसको आप धो लें, या फिर एक पीली बाल्टी होती है, पीला बकेट होता है, या पीली थैली होती है हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर, जिसके अंदर हम इन मास्क को डिस्पोज ऑफ करते हैं, और फिर वो वापस जाता है इंसिनरेटर के अंदर जाता है, तो सब खत्म हो जाता है। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है टू ऑल द प्रेग्नेंट मदर्स जो हॉस्पिटल में हम लोगों को दिखाने आ रही हैं। हॉस्पिटल एक अच्छा जोन नहीं है, एक इन्फेक्टिव जोन रहता है। सबसे पहली चीज, आप लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कीजिए, मास्क पहन के आइए, मेरी रिक्वेस्ट है आप सर्जिकल मास्क पहन के आइए। आपको अपने साथ में कोई पर्स, कोई चाबी, कोई मोबाइल कायदे से नहीं लेके आना है, और अगर लेके आए हैं तो उसको सैनिटाइज करके घर लेके जाना है, नहीं तो वो पता लगा उसी के ऊपर वायरस आपके साथ घर में चला जाएगा। आपको अपने जूते, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जूते हॉस्पिटल के बाहर निकालें। एक बंदा रहता है हर हॉस्पिटल में बाहर जो आपके हाथ धुला देगा या हैंड सैनिटाइज कर देगा। हो सके तो डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप के जरिए भेज दे, हार्ड कॉपीज ना लें। और अगर आप फाइल लेकर आए तो फाइल को भी बार बार खोल के ना देखें, फाइल को एक बार सैनिटाइज करा लें। पेपर्स तो सैनिटाइज नहीं हो पाएंगे, लेकिन फाइल तो बाहर से सैनिटाइज हो जाएगी। हॉस्पिटल में भी चीजों को छूने की कोशिश ना करें। वैसे तो हम हॉस्पिटल की दीवारें जहां पे मरीज बैठते हैं, हॉस्पिटल की बेंचेस को सैनिटाइज करा रहे हैं, लेकिन तब भी अपने हाथ अपने पास में रखिए, चीजों को छूने की कोशिश मत कीजिए। अपने साथ में लोगों को मत लेकर आइए। अगर आपको किसी के साथ में आना ही है, कोई अटेंडेंस के साथ में आना ही है, तो एक हेल्दी अटेंडेंट को लेकर आए। बूढ़े लोगों को, बच्चे लोगों को हॉस्पिटल के अंदर ना लेकर आए। हॉस्पिटल के स्टाफ की प्लीज बात माने, जल्दी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम लोग भी क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है मरीज देखने में। हर मरीज के उठने के बाद में जिस मरीज पे पहले पेशेंट लेटी थी, बेंच पे जिस पे पेशेंट लेटी थी, उसको हमको सैनिटाइज करना पड़ता है। तो हॉस्पिटल में थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा तसल्ली रखिए, हम देख लेंगे लेकिन वक्त लगेगा। हॉस्पिटल में भी सोशल डिस्टेंस बना के रखें। बेंचेस लगी हुई हैं, आपके दूसरे मरीज के और आपके बीच में कम से कम 1 मीटर का फासला जरूर से होना चाहिए। घर जाने के बाद आपको क्या करना है, आप जो जूते हॉस्पिटल से पहन के आप घर पे गए हैं, उन जूतों को बाहर छोड़ दीजिए, घर में अंदर मत लेके जाइए। अपने मास्क को कायदे से डिस्पोज ऑफ करें, जैसे मैंने आपको बताया कि या तो कपड़े का मास्क है तो उसको धो लें, और हॉस्पिटल अगर सर्जिकल मास्क है तो हॉस्पिटल में ही डिस्पोज ऑफ करके जाएं, या फिर घर पे जाके एनवेलप में डाल के या पेपर में रैप करके आप अपने डस्टबिन में डालें। घर जाके कपड़े चेंज करने हैं, कपड़ों को धोने में डालना है, नहाना है, और अगर मेरे जैसे टोपी नहीं लगाई है तो बाल भी धोना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आज का सेशन इसीलिए लेना चाहा कि ये चीज मैं मैसेज कन्वे कर दूं मेरी प्रेग्नेंट महिलाओं को। ये सबके लिए यूजफुल है, लेकिन पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट महिलाओं को जो कि हमको दिखाने हॉस्पिटल में आ रही हैं। हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि कोई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हमारे हॉस्पिटल में होगा या नहीं होगा। हम केयर कर रहे हैं, लेकिन तब भी हम इंश्योर नहीं कर सकते। दूसरा, हॉस्पिटल भी छोटी छोटी चीजों के लिए मत आइए। कोशिश कीजिए कि डॉक्टर से बात कर लें, फोन पे बात कर लें। टेलीमेडिसिन की आजकल बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं। हाँ, मैंने माना डॉक्टर्स कभी कभी झुंझला जाते हैं फोन पे बात करने में, क्योंकि इतने सारे फोन बज रहे हैं, लेकिन हमारा इरादा नहीं होता है किसी से पे झुंझलाने का। कभी थोड़ा सा ये भी समझिए कि हम एक मैसेज डाल दें, मैडम अपने आप थोड़ी देर में फ्री होके और मैसेज आपको कर देंगे। क्योंकि जैसे घर का काम आप लोगों को करना पड़ रहा है, एक महिला डॉक्टर को भी अपने घर का काम करना पड़ रहा है। तो प्लीज इस चीज का हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करें, और थोड़ी तसल्ली से इस्तेमाल करें। हम सब डॉक्टर्स आपके साथ में मिलकर आपका ध्यान रखेंगे। इन पेशेंट मतलब इन पर्सन आप मत आए। छोटी छोटी चीज हो रही है, मैडम मेरे को खांसी हो रही है, या मैडम मेरे को खांसी के लिए तो क्या आना पड़ेगा, मैडम मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को बैक एक हो रहा है, तो आप प्लीज हॉस्पिटल ना आए, बात कर लें। हम शायद आपका किसी भी हालत में ऐसे ही ट्रीटमेंट करके और आपको आराम पहुंचा देंगे। घर पे भी जो प्रेग्नेंट महिला है उसका बहुत लोगों से साथ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर वाले भी घर के बाहर जा रहे हैं, वो भी एक पोटेंशियल कैरियर्स हो सकते हैं।
तो जो प्रेग्नेंट महिला है वो कम से कम इंटरैक्ट करे अपने घर वालों से, या एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखे। घर के अंदर विजिटर्स का रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि सब बहुत दिन हो गए मिलने नहीं आए, सब हम मिलने आ रहे, नो, दैट शुड नॉट बी डन। तो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट द विजिटर्स एट होम ऑल्सो। आप कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं? बहुत सारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए चीजें हैं, घरेलू चीजें हैं। कुछ मिनरल्स हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, लाइकोपीन है जो टमाटर में मिलती है, आयरन जो कि पालक में मिलती है, विटामिन ए है, बी कॉम्प्लेक्स है जो हरी सब्जियों में मिलती है। ये भरपूर मात्रा में आप इस्तेमाल करें। अभी डाइटिशियन भी एक सेशन लेंगी जो आपको इसके बारे में अच्छे से बताएंगी। ड्राई फ्रूट्स जैसे आलमंड्स हैं, पिस्ता है, फिग है, देन दालें हैं, ये सब चीजों का प्रयोग हम जितना, एप्रिकॉट्स, ड्राइड एप्रिकॉट्स, जरूरी नहीं है कि फ्रेश एप्रिकॉट मिले, लेकिन ड्राइड एप्रिकॉट्स मिलते हैं बाजार में, जो कि जिसका जिसका पैकेट को हम सैनिटाइज कर सकते हैं और ड्राइड एप्रिकॉट्स खा सकते हैं। ये हमको बहुत अच्छे से खाने चाहिए। हमारे को हमारा हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना चाहिए, पानी पिए, जूस पिए, फ्रेश फ्रूट्स खाएं। देन हमारे जो इंडिया में जो हम लोग मसाले यूज करते हैं, जैसे ड्राइड आंवला हुआ, या हल्दी हुई, या इवन फॉर दैट मैटर दालचीनी हुई, जो हम लोग नॉर्मली हमारे खाने में डालते हैं, ये जो मसाले हैं ये भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। कुछ हद तक तो शायद इंडियंस इसीलिए भी बचे हुए हैं क्योंकि हमारे ये स्पाइसेस हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन बाय एनहांसिंग आवर इम्यूनिटी। देन सौंफ भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है। सौंफ हुआ या जिंजर हुआ, जिंजर इज अदरक, अदरक भी हम सब्जियों में हमारे डालते हैं। अदरक का हम सूप भी बना के पी सकते हैं। ठीक है, गर्मी में अच्छा नहीं लगता, सर्दी में अच्छा लगता है, बट स्टिल हमारी सेहत के लिए हम किसी चीज के अंदर अदरक को भी डाल के और यूज कर सकते हैं, और उसका हम कुछ भी सूप वगैरह बना के पी सकते हैं। कुछ 8 चीजें हैं जिससे हमें खुश भी रहना चाहिए। हम अगर उदास ही रहेंगे, अब केवल कोविड कोविड की न्यूज सुनते रहेंगे टेलीविजन में, तो हमें लगेगा हमें ही हो गया कोविड। तो थोड़ा तो रिस्ट्रिक्शन रखना है ये न्यूज को देखने का। हाँ देखें, अवेयर रहें, लेकिन केवल कोविड की न्यूज में मत सुने, इतनी डेथ्स हो गई, इतने बीमार हो गए, इतना ये हो गया, नहीं। थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखना है। थोड़ा सा भजन भी करें, थोड़ा भगवान का नाम लें, एक अपनी दिनचर्या प्लान कर लें कि मेरे को आज ये करना है, ऐसे करना है, मेरे को इतने से इतने बजे तक कुछ भजन सुनना है, मेरे को किताब पढ़नी है, मेरे को थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करनी है, मेरे को थोड़ी देर के लिए आज मेरा मनपसंद खाना बनाना है, थोड़ी देर के लिए मुझे टेलीविजन भी देखना है। तो बहुत ज्यादा कंटिन्यूस खराब न्यूज भी ना सुने, नहीं तो वही चीज बच्चे के जहन में भी जाती है कि ये क्या चल रहा है। बच्चे को भी ये लगेगा मैं किस एनवायरनमेंट में पैदा होने वाला हूँ। सो बहुत ज्यादा कोविड की न्यूज भी नहीं सुनने का है। देन आप घर के अंदर रह के कैसे अपनी एक्टिविटी को ठीक रख सकते हैं? थोड़ा सा सीढ़ियां ऊपर नीचे चलें, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें। अभी सेशन मेरे बाद में एक सेशन है जिसमें आपको वो एंटीनेटल एक्सरसाइजेस भी सिखाएंगे। कुछ अच्छी म्यूजिक के ऊपर डांस करें, कुछ अच्छा म्यूजिक सुने, कुछ गाने सुने, एंड अपनी हॉबीज को भी कल्टीवेट करें। इस टाइम पे अगर आपको कुछ पढ़ना अच्छा लगता है, आपको एम्ब्रॉयडरी करना अच्छा लगता है, तो अपना थोड़ा सा ध्यान हॉबीज के ऊपर भी डालें। ये चीज भी बच्चे के जहन में जाएगी, गर्भस्थ शिशु में जाएगी, एक अच्छे संस्कार जाएंगे। जो भी अपन जिस भी भगवान को मानते हैं या अल्लाह को मानते हैं, जिसको भी जो भी मजहब को मानते हैं, हम उस मजहब की किताबें पढ़ें और अच्छी अच्छी चीजें हम अपने बच्चे को कन्वे करें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का जैसे मैंने बताया हेल्थ के लिए अच्छी है, मसल स्ट्रेचिंग होता है। स्ट्रेचिंग करेंगे तो हमारी डिलीवरी भी नॉर्मल होने का चांसेस रहते हैं। सो घर पे बैठ के यूटिलाइज करें। जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसको गौर से सुने एंड एक्सरसाइजेस घर पे करें। ज्यादातर, कभी मान लो कोविड हो भी गया तो ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो तो रिकवर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होएगा, कोई डिलीवरी भी नहीं होगी, ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट महिला के साथ में उसको, प्रेग्नेंट महिला को डायबिटीज है या बहुत मोटी है या उसको एजमा है या हार्ट डिजीज है, तो फिर उसको कॉम्प्लिकेशंस होने का डर रहता है। कोरोना वायरस वैसे तो कॉर्ड ब्लड के अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड में और प्लासेंटा में नहीं मिलता है, लेकिन
ऐसा अभी तक की स्टडीज हैं जो ये कहती हैं कि ये नहीं मिलता है, तो मदर से बच्चे को तो नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग अभी भी उसके बारे में बहुत श्योर नहीं है। मान लो अगर महिला को कोविड है भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से समय के लिए बच्चे को दूर रखा जाएगा, दूध पिलाने की मनाही नहीं होगी, केवल बच्चे को दूर रखा जाएगा। एंड दूध पिलाने के लिए महिला को मास्क और कैप पहना के और दूध, माँ का ही दूध दिया जाएगा, बट थोड़े समय के लिए बच्चे को, जब तक कि मदर की इंफेक्टिविटी कम नहीं हो जाती, तब तक के लिए हमें बच्चे को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। सो ब्रेस्ट फीडिंग की कोई मनाही नहीं है, ट्रांसमिट नहीं होगा ब्रेस्ट फीड से, लेकिन मदर अगर बोलेगी दूध पिलाते टाइम पे तो वो ड्रॉपलेट्स बच्चे के ऊपर चले जाएंगे, तो बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो प्रिकॉशन लेके दूध भी पिलाया जा सकता है कि महिला मास्क पहने, हाथ में ग्लव्स पहने, कैप पहने और दूध पिलाए, एंड हॉस्पिटल स्टाफ के सुपरविजन के अंदर दूध पिलाए। सो इन द एंड मैं आपको कुछ चीजें बोलना चाहूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलना चाहूंगी ऑन कोविड-19। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। Raise your immunity, ignore social gathering, maintain your hygiene, avoid rumors, clean your hand frequently, off from gathering, regular wearing of mask, and take care of your elders. उनकी अगर हमें दुआएं मिलती रहेंगी तो हम सब ठीक रहेंगे। हम सब यहाँ पे आपका ध्यान रखने के लिए हैं। प्लीज आप अपना ध्यान रखिए और कुछ चीजें हम पे छोड़ दीजिए। डरो मत, बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये फेज एक खराब फेज आया है, खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी सतर्कता की बहुत बहुत जरूरत है। थैंक यू। अब अगर कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो मैं यहाँ हूँ, बैठी हूँ आपके जवाब देने के लिए। प्लीज आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करी है, सो दैट आप लोग इससे डरे भी ना। थोड़ा सा डर हमारे लिए छोड़ दो, अपने ऊपर मत ले। एनी क्वेरीज आई एम आस्किंग अगेन। कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। और इसके बाद का जो सेशन है, जो डाइट पे और एक्सरसाइज पे जो सेशन है, उसको प्लीज जरूर से ध्यान से देखिएगा। ज़ैनब ने मेरे से पूछा है एनी स्पेसिफिक फूड। मैंने अभी स्पेसिफिक फूड आपको बताया था मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर। फ्रेश फ्रूट्स जो हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कॉन्डिमेंट्स, अपने जो होते हैं, जो स्पाइसेस जिसे कहते हैं, वो बराबर से खाना है। हल्दी बराबर खानी है, हरी सब्जियां बराबर खानी है, विच इंक्लूड्स पालक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टमाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पालक को, टमाटर को मिक्स करके और जूस बना के भी आप पी सकते हैं। एंड ये एक मिसनोमर होता है कि मतलब नींबू खाने से मेरे को सर्दी हो जाएगी। नहीं, नींबू से हमारी बहुत अच्छे से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम नींबू का इस्तेमाल करें। किसी जने ने मेरे से ये भी पूछा है कि गर्भ संस्कार के बारे में बताएं। देयर आर मल्टीपल स्टडीज अवेलेबल विच शोज कि जो माँ के जहन में चल रहा है वो बच्चे को जाता है, विच इज कॉल्ड एज गर्भ संस्कार। सो लाइक अगर मदर अच्छे अच्छे थॉट्स अपने मन में लेती है जब प्रेग्नेंट होती है, तो वो सारी थॉट प्रोसेस बच्चे को जाती है। अगर मदर एक एंशियस रहती है, और क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, कोविड हो गया तो क्या होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरे को ये हो गया, मेरी डिलीवरी कैसे होगी, तो वो सारा का सारा पैनिक उस बच्चे को भी जाता है। सो प्लीज रिलैक्स। मैंने क्या बताया कि बच्चे से बात करने की भी कोशिश करें, अच्छी ग्रंथ पढ़ने की कोशिश करें, अच्छी किताबें पढ़ने की कोशिश करें जिससे आपका मन खुश होए। अच्छा म्यूजिक सुनने की कोशिश करें कि वो बच्चा भी थोड़ा सा रिलैक्स रहे। अगर अपन कंटिन्यूस खराब चीजें सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो उसके मन में भी एंजाइटी डेवलप होगी।